इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात साथियों, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था। कांग्रेस ना सीएलपी बना पाई थी, ना प्रदेश अध्यक्ष बना पाई थी, और अब एकाएक दोनों पद कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं। बड़ी बात ऐसा क्या हुआ, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1.25 साल से सीएलपी घोषित नहीं कर रही थी कांग्रेस पार्टी, अभी एकाएक ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या दबाव पड़ गया कि कांग्रेस को दोबारा से हुड्डा साहब को वो कमान देनी पड़ेगी। जब हुड्डा साहब को ही देनी थी, पका पकाया चेहरा था, पहले से उनका अनुभव है, इतना समय क्यों लगा, इस बात में क्या राज है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। और बहुत बड़ी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चौधर दिलवा दी। ये कैसे? अभय सिंह चौटाला तो इनेलो पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी की चौधर वो कैसे दिलवा पा रहे हैं, ये माजरा क्या है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, रैली नेलो की जी, सारा ताम झाम अभय सिंह चौटाला ने जोड़ा, सब कुछ किया और फायदा हुड्डा साहब को मिल रहा है जी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बिल्कुल अभय चौटाला की जो मेहनत है उसका इंडियन नेशनल लोकदल को जो परिणाम मिलेगा वो तो 4 साल बाद मिलेगा, यानी जब चुनाव होंगे तब मिलेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसका फायदा तुरंत प्रभाव से मिल गया, तुरंत प्रभाव से। और उसका कारण सबसे बड़ा ये रहा कि अभय सिंह चौटाला ने रोहतक की उस सरजमी पर रैली की जिसको किसान लैंड और जाट लैंड का एरिया माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और वहां रैली करने के बाद इस तरह का एक माहौल प्रदेश में बन गया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगवानी नहीं दी, उनको आगे नहीं किया, तो कांग्रेस के पास जो सबसे मजबूत वोट बैंक है जाट समाज का, किसान समाज का, वो भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं फिसल जाएगा। ठीक है। और जो ही ये बात, क्योंकि सोर्सेज तो तमाम राजनीतिक दलों के होते हैं, कांग्रेस के आला कमान को महसूस हुई और उनको पता चला कि भाई तारे पास जो किमे है वो भी अगर चला गया तो फिर क्या करोगे। ठीक बात है। क्योंकि आज हरियाणा में हालात ये है कि भले ही 36 बिरादरी की पार्टी तमाम राजनीतिक दल कहते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से बीजेपी का राज आने के बाद हरियाणा में जातियों का एक पोलराइजेशन हुआ है, उसके बाद कई जातियां किसी पार्टी के साथ लगी हुई हैं, मतलब ज्यादातर मेजोरिटी में, सारे 100% तो कभी नहीं जाते, लेकिन अगर कोई 80% या 70% चला जाती है कोई भी कास्ट, तो इसका मतलब वो लगभग जो है उस पार्टी के फेवर में चला जाता है मामला। वो कहा भी जाता है भाई ये कास्ट तो उस पार्टी के फेवर में चली गई। बिल्कुल। तो वही हुआ। अब कांग्रेस के पास जो सबसे मेजर जो वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है या किसान वोट बैंक है। बिल्कुल ठीक। और जब उसी में अभय सिंह चौटाला ने सेंध लगानी शुरू कर दी, भले ही वो चाहे यूं कहते हैं ना कि अगर कोई घर की दीवार गेड़नी हो तो एक ईंट निकालोगे, एक निकालोगे तभी तो पड़ेगी। जब उन्होंने एक करके ईंटें निकालनी शुरू कर दी, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके, चाहे वो एक ग्राम स्तर का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन उसका कम से कम एक वोट तो है खुद का, तो एक वोट तो कम से कम खिलाफ चला गया। हाँ, बिल्कुल राइट बात। ठीक है। तो उस लिहाज से कांग्रेस को बड़ा भारी डेंट पड़ रहा था लगातार, और ये बात कांग्रेस के आला कमान के दिमाग में भी आ गई। हुड्डा साहब लगातार पिछले लगभग 1 साल से प्रेशर बना रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके विधायक, उनके सांसद, जो उनके निजी लोग थे, वो बार बार बयान दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे कि भाई हुड्डा साहब के अलावा तो कोई चेहरा ही नहीं है। और आखिरकार राहुल गांधी को अभय सिंह चौटाला की इस यात्रा के बाद ये समझ भी आ गया, तो इसमें कांग्रेस के नेतृत्व को भी समझ में आ गया। तो प्रद्युमन भाई, इसमें देखिए 2 बातें हैं। इसमें बड़ी बात क्या थी? एक तो बात यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े चेहरे हैं जी, उनके अलावा पार्टी के पास विकल्प नहीं था। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को यह डर हो गया था कि अब जाट वोट बैंक खिसकेगा। तो दोनों में से कौन सी बात आपको सही लगती है? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता तो पहले भी थे, लगभग 1 साल पहले भी जी, ठीक है ना। आज कोई वो नई फीत थोड़ी लगी। बिल्कुल। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार सांसद उस समय भी रहे थे,
वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6 बार विधायक उस समय भी बन गए थे, 9.5 साल मुख्यमंत्री भी उस टाइम पे थे। अब तो कोई नई चीज तो बनी नहीं, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा भय इसी चीज का था कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर वही खिसक गया तो आज जो 37 सीटें और 5 MP आए हैं तो वो आगे कहाँ आएंगे? ठीक बात है, ठीक है ना, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वो सबसे बड़ा भय था कि अपना वोट बैंक ना खिसक जाए, और इसीलिए जो है उन्होंने तुरंत प्रभाव से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया जी। वरना अगर चेहरा बड़े के नाम पर बनाते तो लगभग 1 साल पहले बना ही देते। तो इसका कितना असर पड़ेगा? जो अभय सिंह चौटाला ने वहां मेहनत की है जी, तो आपको क्या लगता है कि जाट वोट खिसक गया, या फिर जो एक डैमेज कंट्रोल किया कांग्रेस पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी उसको रोक गई? देखो अब ऐसा है कि 25 तारीख की रैली होली, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता बन गए। अब अगले 6 महीने में हुड्डा साहब कितने एक्टिव रहते हैं, अभय सिंह चौटाला कितने एक्टिव रहते हैं, कितने लोग दोनों अपने साथ जोड़ पाते हैं, उस चीज पर सारा डिपेंडेबल रहेगा। क्योंकि एक रैली होने से, मैं एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, रैलियों से राज नहीं बनते, रैलियों से केवल माहौल बनता। अगर यही राज बनते तो जो रोहतक में रैली थी, इससे बड़ी बड़ी रैली कर ली इंडियन नेशनल लोक दल ने। और दूसरी बात, विधायक दल का नेता बनने से ही सब कुछ नहीं बन जाता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 5 साल पहले भी थे विधायक दल के नेता। ठीक बात। आज जो कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, पेड़े बांट रहे हैं, हुड्डा साहब की कोठी पर तांता लगा हुआ है, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बन के हुड्डा साहब। ठीक बात है। ये पद तो 5 साल पहले भी था उनके पास, 6 साल पहले। सही बात है। प्रमोशन क्या है? होया तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वही है, प्रमोशन तो नहीं है। वही विधायक दल के नेता उस समय थे, वही आज हैं विधायक दल के नेता। जब वो 5 साल विपक्ष के नेता रह करके राज नहीं ला पाए तो आगे इस बात की क्या गारंटी कि वो राज आएगा? ये एक माहौल बनाया जा रहा है, एक संदेश देने के लिए। संदेश तो देखो, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं कि भाई कोई नई चीज तो बनी नहीं, और जो अंध भगत हैं वो तो अपने आप में चाहे लाडू बांटो चाहे कुछ भी बांटो। हाँ, इतना जरूर है, मैं ये बात जरूर कहता हूं कि कांग्रेस आला कमान को भले ही देर से समझ आया, लेकिन ये समझ आ गया कि हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। हरियाणा में हुड्डा के अलावा अगर हुड्डा को दरकिनार कर दिया तो कांग्रेस कुछ नहीं बचनी, कुछ नहीं बचनी। ठीक, यानी कि जो वोट बैंक है। एक बड़ी बात और मैं बताता हूं, हुड्डा गुट के अलावा जो कुछ एक विधायक और आज बने बैठे हैं, उनमें से भी ज्यादातर को जिताने में हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ने जो माहौल बनाया, उस माहौल का एक असर रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने जो 5 साल मेहनत की सड़कों पर, उस चीज का असर हुआ। दीपेंद्र हुड्डा जितना 1 साल में घूम लेते हैं, उतना तो कुमारी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला 5 साल में भी नहीं जाते। ठीक बात है। तो अगर अभय सिंह के लिहाज से देखें जी, देखिए अभय सिंह चौटाला की मुझे समझ में नहीं आती, पूरे परिवार की बात कर रहा हूं, पूरे देवीलाल परिवार की। जो रोहतक का क्षेत्र है, ये चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है, और चौधरी देवीलाल के साथ ही पूरा क्षेत्र था। आज भी वहां पुराने लोग है ना प्रद्युमन भाई, वो देवी दयाल कहते हैं, और वो पार्टी का नाम नहीं लेते, वो कहते हम तो देवी दयाल को वोट डालते हैं। यानी कि इतना प्यार करने वाले लोग, इतने चाहने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र से भी उन्होंने चुनाव लड़ना ही बंद कर दिए थे, तो क्या आप ये बहुत बड़ी भूल नहीं मानते क्या इस परिवार की? देखो ऐसा है, चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि और उनके परिवार की कर्म भूमियां तो समय समय पर बदलती रहती हैं। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस इलाके में उनका गांव है वो SC रिजर्व है, सिरसा सीट, तो वहां से तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते। चौधरी देवीलाल ने सोनीपत से भी लड़ा, रोहतक से पहले तो सोनीपत से लड़ा था, ठीक है, रोहतक से भी लड़ा। उनके जो बेटे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने हिसार से भी लड़ा, चौधरी रणजीत सिंह ने हिसार से लड़ा। उनके जो है पोते हैं, उन्होंने किसी ने भिवानी से, किसी ने कुरुक्षेत्र से, किसी ने सोनीपत से, इस तरह से लड़ते रहते हैं पड़पोते। इसमें एक साथ मैं जोड़ देता हूं, लेकिन जो कामयाबी चौधरी देवीलाल को रोहतक से मिली है ना, राजनीति में जब वो पहली बार जो कामयाबी रोहतक से मिली थी, और रोहतक से जो नाम हुआ था, दिल्ली के बगल की सीट है, जो लाभ वहां से मिलता है उसमें अंतर है प्रद्युमन भाई। नहीं, वो तो कतई कोई दो राय नहीं कि उसी रोहतक से जीत के वो देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद उसी रोहतक ने उनको 0 पर भी ला दिया, 0 पर ला दिया, हार जीत अलग। लेकिन रोहतक से जीतने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद वो कोई चुनाव जीत ही नहीं पाए। लेकिन ऐसा तो नहीं था प्रद्युमन भाई की जमानत जब्त हो गई, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कांटे की टक्कर, कोई दो राय नहीं। लेकिन परिवार को लड़ना चाहिए था ना, लड़ना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने तो
लगभग एक साल पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अगर अभय सिंह चौटाला को अपनी राजनीति जिंदा रखनी है बिल्कुल, तो उनको डंके की चोट पर ऐलान करना चाहिए कि मैं अगला चुनाव किलोई से लड़ूंगा, या जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे वहां से लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वोट बैंक तो दोनों का एक ही है। बिल्कुल सही बात है, उसी में सेंध लगानी है। राइट बात है। अच्छा, अब क्या था, आप कह रहे हो कि चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ना तो आप भूल जाओ, क्यों नहीं लड़ा वो भी कारण बताऊं। 1989 में रोहतक से सांसद बने चौधरी देवीलाल, वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 91 में आ रहे, 96 में आ रहे, 98 में आ रहे, लगातार 3 चुनाव आ रहे। 3 चुनाव हारने के बाद किसी ने भी उनके परिवार के रोहतक की तरफ मुंह ही नहीं कराया। ठीक है, जब इतना बड़ा शख्स लगातार 3 चुनाव हार गया तो देखो मतलब हौसला ही नहीं बन पाता। प्रद्युम्न भाई, एक बात मैं साथ में जोड़ूंगा। देखिए, चौधरी देवीलाल बुजुर्ग हो गए थे, अगर वो आगे भी चुनाव लड़ने में सक्षम होते, शरीर साथ देता, वो रोहतक से फिर लड़ते। अब जज्बा देखिए ना, उनका जज्बा देखिए आप, और परिवार ने वो सीट ही छोड़ दी। मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि जो चौधरी देवीलाल थे वो अगली पीढ़ियां थोड़ी हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, उस रोहतक में रैली तक नहीं करी। हाँ, रैली तक भी नहीं की। तो कम से कम रैली तो कर लेते। सही बात है, ये रैली पहली बार करी है, और रैली का असर देख लो आप। ठीक है, हाँ, और रैली में भी एक बहुत बड़ी कमी रही। आपको बताऊं बात, अगर उसी रैली में अभय सिंह चौटाला ये ऐलान और कर देते कि हमारा परिवार अगला चुनाव यहां से लड़ेगा, ठीक बात है, बात कुछ और होती। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सीधी टक्कर जब तक आप किसी को नहीं दोगे ना, चौधरी देवीलाल क्यों नेता बने? चौधरी देवीलाल इसीलिए तो नेता बने कि उन्होंने दूसरे बड़े नेता को उसके घर में जा करके ललकारा। बिल्कुल, मुझे को कितना बड़ा नेता हो। बिल्कुल सही बात, वरना कौन राजस्थान, कौन पंजाब में चुनाव लड़ने देता। सही बात है। और जो भी जाट बड़े नेता थे उन्हीं को सामने जाके, बिल्कुल पता था मुझे इस समुदाय का नेता बनना है। नेता तो तभी बनेगा। हाँ, राजनीति में तो, राजनीति की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ किसी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। आखिरी सवाल, आप जो रोहतक की रैली है उसको कितना सक्सेस मानते हैं? देखो, अभी सक्सेस कितनी रही, क्या रही, कई एंगलों में सक्सेस होती रैली। एक एंगल तो ये था कि जो अभय सिंह चौटाला बार बार ये कहते थे कि मैं इतना बड़ा धराटा उठा दूंगा, इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, फलाना करूंगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, किसी बड़े चेहरे ने नहीं ज्वाइन। जो कि प्रोफेसर संपत सिंह का रुका पार्ट रहा था, वो गए ज्वाइन, उन्होंने भी। प्रोफेसर संपत सिंह तो घर के रहे ना घाट के। ठीक है, उन्होंने खुद, लोग तो ये कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव मार लिया, लोग तो ये कहते हैं कि पांव पर कुल्हाड़ी लगी, लेकिन उन्होंने तो कुल्हाड़ी पर पांव मार लिया, और वो भी ढूंढ के। ठीक है, मतलब उम्र के इस मुहाने में जब ये पता है कि या तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टक्कर ना लो, और अगर टक्कर ले ली तो फिर पार्टी छोड़ दो। प्रद्युम्न, इस पे अलग से चर्चा करेंगे, स्पेशल चर्चा करेंगे। दूसरी बात, इस रैली में ये भी चर्चाएं थी कि बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के चेहरे भी आएंगे, वो भी कोई ऐसा चेहरा नहीं आया। अब तेलंगाना से एक जो आई XMP के कविता, बताओ यहाँ उनका क्या है? सही बात, कौन जानता है क्या वोट बैंक है? उन सुखबीर सिंह बादल को बुला लिया जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मैं हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। ठीक बात है, ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा इससे? सही बात है। फिर कामयाब, ये एंगल तो है कि कामयाब नहीं हुई इन 2 एंगलों से, और कामयाब हुई किस एंगल से? पहली बार 2018 में जब से पार्टी टूटी, सबसे ज्यादा भीड़ इस रैली में, कोई दो राय नहीं। सबसे ज्यादा भी था लोगों को, सबसे ज्यादा महिलाएं सुनैना चौटाला की वजह से, सबसे ज्यादा युवा इस रैली में दिखे, और लोगों में एक उत्साह था, इसमें कतई को इस एंगल से रैली कामयाब रही। और एक हुड्डा के लिए आज से कह सकते हैं कि हुड्डा के लिए तो कामयाब हो गई रैली। नहीं, हुड्डा साहब को तो CLP पढ़ा दिया रैली में, और धन्यवाद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला का, बिल्कुल करना चाहिए, इनेलो वालों का, बिल्कुल। भाई तुम रोहतक आए, बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं कब क्या मिलेगा, बल्कि मुझे मिल गया। बिल्कुल, जो मैं खुद लड़ रहा था, मेरे वर्कर लड़ रहे थे, मेरे नेता लड़ रहे थे, लेकिन 1.25 साल से मुझे नहीं मिल रहा था। बल्कि उनको तो एक बात और भी कहनी चाहिए, हुड्डा साहब को तो ये कहना चाहिए, अभी 31 तारीख को, 31 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी पुण्यतिथि है भाई, 31 दिसंबर को रोहतक में फिर कर दो ताकि कुछ ना कुछ और कि मैंने दीपेंद्र हुड्डा को राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे। वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक दबाव तो बढ़ता है। बल्कि वो तो यूं कहते, रैली आप करो, फाइनेंस में करूंगा, ठीक है, आप चिंता ना करो, मुझे लाभ होता है। बिल्कुल, फायदा तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, फायदा तो हो रहा है। अब चाहे मन की मन में तो कोई कुछ भी कहे जाओ, लेकिन हकीकत ये है। बिल्कुल। तो साथ ही हमने एक चर्चा की कि देखिए,
अभय सिंह चौटाला को कब क्या मिलेगा वो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत जल्दी मिल गया है। और जल्दी मिलने की वजह से आप देख लीजिए कि 1.25 साल से गोडे रगड़े जा रहे थे, कोठी नहीं खाली की थी, वो हठ योग पे भी थे, परंतु कांग्रेस उनको सीएलपी नहीं बना रही थी। जब कांग्रेस हाईकमान में इस बात का संदेश गया कि क्या कर रहे हो, खिसक लिया सौदा, उसके बाद आनंद फानंद में उनको बिहार बुलाया गया दोनों को। और जो कि सीडब्ल्यूसी के ना तो राव नरेंद्र सिंह मेंबर हैं और ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहीं से संकेत मिल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा ये हुआ। अब आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन लोगों को क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और जो एक चर्चा संपत सिंह वाली भी रहेगी वो भी हम करेंगे। और फिर मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए राम राम राम।